हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। पिछले वीडियो में अपन ने हिंदी लिटरेचर पर जो अपनी फर्स्ट यूनिट थी उस पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे अपन। आज इस वीडियो में यूनिट 2 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बाद में मैं 20-20 नंबर वाले 400 शब्दों में 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो भी आज ही अपलोड कर दूँगा शाम को ही। वीडियो बहुत लेट आया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से काम मेरे को भी करने पड़ते हैं। लेकिन अब आ गए हूँ तो फास्ट वीडियो डाल दूँगा आपको। ये PDF, ये कंटेंट, और ये तो पहले तैयार कर लिया था, बस ये वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। चलो बिना समय गवाए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, लहरों की राजहंस नाटक की विषय वस्तु क्या है? तो यह नाटक बौद्धकालीन कहानी पर आधारित है, जिसमें गौतम बुद्ध के चचेरे भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी के माध्यम से दो विपरीत जीवन दर्शनों का द्वंद्व है वो दिखाया गया है। एक और भौतिक सुख और सौंदर्य का आकर्षण है, तो दूसरी ओर त्याग, आध्यात्मिकता और वैराग्य का मार्ग है। यानी गौतम बुद्ध तो त्याग के मार्ग पर, आध्यात्मिकता के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं। दूसरी ओर उनका भाई है, वो सुख सुविधा की ओर मन लगता है उसका, उसकी ओर आकर्षण है। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वैराग्य का जीवन अपनाऊं या इस संसार के मोह माया में फंस जाऊं। बस इसी पर एक नाटक है, कहानी है एक तरीके से, लहरों की राजहंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाटक में नंद किस मानसिक द्वंद्व से गुजरता है? तो नंद अपनी सुंदरी के मोह और गौतम बुद्ध के वैराग्य मार्ग के बीच फंसा हुआ है। वह एक और सुंदरी के प्रेम और भौतिक सुख को छोड़ना नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर आध्यात्मिक शांति की ओर आकर्षित होता है। यह द्वंद्व ही नाटक का केंद्रीय विषय है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदरी का चरित्र नाटक में किस प्रकार चित्रित किया गया है? तो सुंदरी अत्यंत रूपवती, महत्वाकांक्षी और अपने पति के प्रेम पर अधिकार रखने वाली स्त्री है। वह अपनी सुंदरता और प्रेम के बल पर नंद को अपने पास रखना चाहती है, लेकिन अंततः वह अपने अकेलेपन और असहायता को स्वीकार करती है जब नंद वैराग्य की ओर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, नाटक में गौतम बुद्ध की क्या भूमिका है? तो नाटक में गौतम बुद्ध मंच पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, लेकिन उनकी उपस्थिति और प्रभाव सर्वत्र है, एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में जिनका वैराग्य और त्याग का दर्शन नंद और सुंदरी के जीवन को प्रभावित करता है। बुद्ध की प्रेरणा ही नंद के द्वंद्व का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लहरों की राजहंस नाटक का शीर्षक प्रतीकात्मक रूप से क्या दर्शाता है? तो नाटक का शीर्षक नंद की स्थिति का प्रतीक है। नंद एक ऐसे राजहंस है जो संसार की लहरों में फंसा हुआ है। वह उड़ान भरना चाहता है, लेकिन मोह उसे बांधे रखता है। यह शीर्षक जीवन के मोह और त्याग की द्वंद्व को दर्शाता है। मेरे को लगता नहीं कि अगर इस लहरों के राजहंस पर कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो आप जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया कि क्या बताना है आपको, है ना, क्या कहानी चल रही है। एक तरफ नंद है जो गौतम बुद्ध का भाई है। गौतम बुद्ध पहले राजकुमार हुआ करते थे सिद्धार्थ नाम से, लेकिन बाद में उन्होंने मोह माया छोड़ दी, वैराग्य का जीवन अपना लिया। इधर उनका भाई सोच रहा है कि मैं भी वैराग्य का जीवन अपना लूँ या इस आकर्षण में फंसा रहूँ, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि भाई मेरे को वैराग्य का ही जीवन अपनाना है, तो फिर वहीं चले जाते हैं, वो वही अपना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस नाटक में नंद और सुंदरी के संबंधों की जटिलता को कैसे दर्शाया गया है? तो नंद और सुंदरी का संबंध केवल प्रेम का नहीं है, बल्कि उसमें अधिकार, मोह और असुरक्षा का भी भाव है।
सुंदरी अपने प्रेम के माध्यम से नंद को अपने पास में रखना चाहती है, जबकि नंद उसके प्रेम से बंधकर भी मुक्ति की तलाश कर रहा है। यह संबंध की जटिलता नाटक का महत्वपूर्ण अंग है। अब जल्दी करता हूँ ना, तो बीच में जो अपनी आवाज़ है वो लड़खड़ा जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लहरों के राजहंस का मंचन की दृष्टि से क्या महत्व है? तो यह नाटक अपनी मनोवैज्ञानिक गहराई, प्रतीकात्मकता और भाषा की काव्यता के कारण मंचन के लिए चुनौतीपूर्ण है। पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को मंच पर व्यक्त करना कठिन होता है, लेकिन सफल मंचन इसे एक प्रभावशाली अनुभव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाटक में नंद की वैराग्य और प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो नंद की वैराग्य और प्रवृत्ति का मुख्य कारण गौतम बुद्ध का प्रभाव और शिवों के जीवन में भौतिक सुखों की क्षणभंगुरता का एहसास है। उसे लगता है कि सुंदरी का प्रेम और राजसी सुख उसे आंतरिक शांति नहीं दे सकते, यानी मन की शांति नहीं मिल रही उसको। ये तो क्षण भर है, ये सुख तो, भौतिक सुख तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या सुंदरी नाटक की खलनायिका है? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अब ये खलनायिका है क्या? नहीं, सुंदरी खलनायिका नहीं है। अरे भाई सुंदर है, खलनायिका कैसी हो सकती है ना? अरे नहीं, खलनायक खलनायक होता है, वो काला हो गोरा हो कुछ भी हो, खलनायक खलनायक होता है। वह एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति से प्रेम करती है और अपने पास रखना चाहती है उसे। उसकी महत्वाकांक्षा और मोह स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं। वह अपने अंतर्द्वंद से भी जूझती है, जिसे वह एक जटिल और सहानुभूतिपूर्ण चरित्र बनाती है। कि भाई वो खलनायिका नहीं है, वो बस उसे अपने पास रखना चाहती है, अकेलेपन से परेशान है वो। नाटक की भाषा और शैली पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? तो लहरों के राजहंस की भाषा काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और संवादों में नाट्यिकता से परिपूर्ण है। इसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जो नाटक की बोधकालीन पृष्ठभूमि के अनुकूल है। संवादों के माध्यम से पात्रों की मानसिक स्थिति को गहराई से दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या यह नाटक ऐतिहासिक है? यह नाटक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है। यानी घटना पर आधारित है, लेकिन ये ऐतिहासिक नाटक नहीं है। मोहन राकेश ने बुद्ध के कालखंड को आधार बनाकर नंद और सुंदरी के आंतरिक द्वंद्व, उनके संबंधों और मानवीय मनोविज्ञान को केंद्र में रखा है। यह एक आधुनिक संवेदनशीलता वाला नाटक है। यानी कि जो बुद्ध का इतिहास है वो वास्तव में वास्तविक है, लेकिन जो ये नाटक है ये केवल कल्पना पर आधारित है ना? ये वास्तविक नहीं है, ये कोई घटना पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंधकार विजय और आलोक विजय के प्रतीक नाटक क्या दर्शाते हैं? अंधकार विजय और आलोक विजय के प्रतीक नाटक में क्या दर्शाते हैं? नाटक में अंधकार विजय भौतिक सुख सुविधाओं और मोह का प्रतीक है, जिस पर सुंदरी का प्रभुत्व है। आलोक विजय वैराग्य, ज्ञान और आंतरिक शांति का प्रतीक है, जिसे गौतम बुद्ध दर्शाते हैं। नंद इन दोनों विजयों के बीच फंसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नंद और सुंदरी के बीच तनाव का क्या कारण है? तो उनके बीच तनाव का मुख्य कारण नंद का वैराग्य की ओर झुकाव है। सुंदरी नंद को सिर्फ अपना बनाना चाहती है, अपना मानती है। वह नंद की प्रवृत्ति को अपने प्रेम की हार मानती है। यह उनके बीच लगातार संघर्ष और तनाव पैदा करता है। आज आवाज़ ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अपन लेट हो गए हैं। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाटक में अलका का चरित्र क्या दर्शाता है? तो अलका सुंदरी की दासी है, जो उसे नंद के विचारों और बुद्ध की गतिविधियों से अवगत कराती है।
अलका एक तरह से सुंदरी की प्रतिध्वनि के रूप में काम करती है। वह सुंदरी के संदेह और असुरक्षा को गहरा करती है, जिससे कहानी आगे बढ़ती है। पूछ लेगा भाई अलका कौन है, तो याद रखना अलका एक दासी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटक का अंत किस प्रकार होता है? तो नाटक के अंत में नंद पूरी तरह से वैराग्य मार्ग पर जाने का निर्णय लेता है। वह सुंदरी को छोड़ देता है। सुंदरी को अकेलेपन का एहसास होता है। वह अपने अकेलेपन और निर्यात को स्वीकार करती है। यह अंत एक दुखद है परंतु प्रभावशाली अंत है। यानी कि लास्ट में अपन को ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ अलग हो गया, सब कुछ बिछड़ गया, नंद तो वैराग्य जीवन में चला गया, लेकिन ये दुख दे रहा है पर अच्छा है, एक प्रभावशाली अंत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लहरों के राजहंस में स्त्री पुरुष संबंधों का कौन सा नया आयाम प्रस्तुत किया गया है? तो यह नाटक स्त्री पुरुष संबंधों को केवल प्रेम और वासना की धरातल पर नहीं देखता, बल्कि इसमें व्यक्ति की आध्यात्मिकता और आत्मिक खोज को भी शामिल किया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति की आंतरिक यात्रा उसके संबंधों को प्रभावित करती है, यानी कि मनोभाव की स्थिति कैसी है। ये नहीं है कि भाई भौतिक सुख दिख रहे हैं, आंतरिक सुख, मन का सुख के लिए काम किया जा रहा है। नाटक में सुंदरी के सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया गया है? तो सुंदरी का सौंदर्य नाटक में उसके चरित्र का एक अभिन्न अंग है। वह अपने रूप और साज सज्जा के माध्यम से नंद को मोहित करती है और बांधे रखना चाहती है। उसका सौंदर्य उसके अहंकार, असुरक्षा और अधिकार की भावना का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या नंद को एक कमजोर चरित्र माना जा सकता है? नहीं, नंद को कमजोर चरित्र नहीं माना जा सकता, बल्कि द्वंद्वग्रस्त चरित्र माना जा सकता है। वह एक सामान्य व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच फंसा हुआ है। उसकी दुविधा और निर्णय लेने में असमर्थता उसे एक यथार्थवादी और मानवीय चरित्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाटक में पत्तल और अग्नि जैसे प्रतीकों का क्या अर्थ है? तो पत्तल राजहंस के पैरों का निशान नंद के भौतिक जीवन और उसके बंधनों का प्रतीक है। अग्नि जिसे सुंदरी प्रज्वलित करती है उसके प्रेम और वासना का प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से नाटक में एक गहरा अर्थ पैदा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लहरों के राजहंस के संवादों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस नाटक के संवाद अत्यंत काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और भावपूर्ण है। ये संवाद केवल कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि पात्रों के आंतरिक द्वंद्व, उनकी भावनाओं और उनके चरित्र को गहराई से व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बीच में अपन को ये दो केस भाई परेशान कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक संदर्भ में यह नाटक कितना प्रासंगिक है? तो यह नाटक आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यह जीवन के भौतिक गुण और आध्यात्मिक शांति के बीच द्वंद्व को दर्शाता है, जो आधुनिक मनुष्य के जीवन की भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। व्यक्ति आज भी इन दोनों रास्तों के बीच फंसा हुआ है, यानी कि आज भी ये नाटक देखा जाए तो वास्तविक रूप से आज भी इन्हीं द्वंद्व में फंसे हुए हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाटक में अंधकार का क्या महत्व है? तो अंधकार नाटक में मोह, अज्ञानता, असुरक्षा और भौतिक जीवन की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है। सुंदरी अपने राजमहल के अंधकार में बैठी हुई है, जो उनके जीवन में आने वाले वैराग्य के अंधकार को भी संकेत है, यानी उसका अंधकार का संकेत है ये सब। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या सुंदरी नाटक में कोई विकास दिखाती है? हाँ, नाटक के अंत में सुंदरी के चरित्र में विकास होता है। वह नंद के जाने के बाद भी अपनी स्थिति को स्वीकार करती है। उसका अहंकार टूटता है। वह अपने अकेलेपन और भाग्य को स्वीकार करके एक नई मानसिक अवस्था में पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लहरों के राजहंस के मंचन की क्या चुनौतियाँ हैं? तो इस नाटक के सफल मंचन के लिए पात्रों के आंतरिक द्वंद्व को व्यक्त करना, प्रतीकात्मकता को दर्शाना, काव्यात्मक भाषा को संवादों में जीवित रखना बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था को भी प्रतीकात्मक के अनुकूल होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 25 है, इस नाटक का हिंदी नाटक साहित्य में क्या स्थान है? तो लहरों के राजहंस को हिंदी नाटक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह आधुनिक हिंदी नाटक की एक महत्वपूर्ण रचना है जो अपनी मनोवैज्ञानिक गहराई, प्रतीकात्मकता और भाषा की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। इसने हिंदी नाटक को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया है। कुल मिलाकर बीच बीच में बहुत से आवाज़ आई होंगी, आपको डिस्टर्ब होंगे अपन। ये जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो अपन को शुरू में अगर इसका सारांश समझना चाहिए तो लहरों के राजहंस में ऐतिहासिक घटनाओं को थोड़ा सा पात्रों के रूप संयोजन करके उसका एक नाटक बनाया गया है, जिसमें एक तरफ गौतम बुद्ध हैं, एक तरफ उनका भाई है नंद, और उनकी पत्नी है सुंदरी, और उनकी दासी है अलका। जो नंद है वो कंफ्यूज है कि भाई मैं ये भौतिक सुविधा को त्यागूं या न त्यागूं, वैराग्य का जीवन अपनाऊं या न अपनाऊं। बाद में वो वैराग्य की ओर चले जाते हैं। जो अलका दासी है वो एक तरीके से जो सुंदरी है उसी का प्रतीक है कि भाई कुछ भी कहना है तो वो अलका को कह देगी। अलका उसकी जो नंद है उसका ध्यान रखती है कि वो क्या कर रहा है, किस ओर चल रहा है। यही नाटक है। फिर ऐसे करके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जिसमें कुछ कुछ तो अपन ने समझा। भाई 15-20 मिनट में इतना ही होता है, और तो क्या ही बता दूँ मैं। अरे मैं भी 15-20 मिनट में ही बना रहा हूँ, दिन का 15-20 मिनट अलग से देता तो उसमें और अच्छा वीडियो क्वालिटी में भी और ऑडियो में थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस आता। लेकिन कोई नहीं, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं डाल रहा हूँ वीडियो, देखते रहो, पढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, है ना। आ रही है PDF जल्दी जल्दी।